क्या बोलता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फाई ई बाई फाई बी। ठीक है, फाई ई बाई फाई बी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाई ई इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फाई बी इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई और फाई बी की वैल्यू बच्चे हम क्या करते हैं, ई और बी की टर्म्स में, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है फाई ई जो है आपका ई डॉट ए होता है और फाई बी जो है आपका बी डॉट ए हो जाएगा। यहाँ से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ई बाई बी की टर्म्स में तुम्हारे पास फाई ई एंड फाई बी मिल गया। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखें तो हमें पता है वो एफ बाई क्यू आएगी। ठीक है, और अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखें तो वो आपके पास Q V क्रॉस B की टर्म्स में आती है। यदि एंगल आपके पास 90 डिग्री हो गया तो Q V B हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज जो B है दैट इज गोइंग टू बी F डिवाइडेड बाय QV। अब हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो देयरफॉर फाई ई बाई फाई बी जो है तुम्हारे पास वो क्या हो जाएगा, F बाई क्यू फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड F बाई क्यू वी फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप यहाँ से कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट करोगे तो ये आपके पास v के इक्वल आ गया विच इज योर वेलोसिटी, और v की जो डायमेंशंस होती हैं वो l t माइनस 1 होती है, राइट। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास m0 l1 t माइनस 1 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या हो जाएगा, a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी बच्चे, आपके पास 0 आएगी, b की वैल्यू आपके पास 1 आएगी और c की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आएगी। सो दैट मेक्स योर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y वेयर c इज इक्वल टू 16 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो हर c की जो वैल्यू है वो आपको 16 माइक्रोफेरेड गिवन है। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके जो पोटेंशियल्स है वो कहाँ पे क्या हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपका y पोटेंशियल गिवन है तो ये भी y हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी y। ये भी तुम्हारे पास y हो गया, ये y हो जाएगा, यहाँ से ये y हो जाएगा, और ये आपके पास x आ गया। ठीक है, ये आपके पास y हो गया और ये आपके पास x आ गया। तो अब हम एक बार क्या करते हैं, x और y के बीच में आपकी जितनी कैपेसिटेंस लग रही है उन सबको लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से। तो पहले x और y के बीच में फर्स्ट कैपेसिटेंस ये होगी आपकी, दूसरी जो है इस तरीके से, दूसरी भी आपको यहीं पे मिल रही है, तीसरी भी आपको x और y के बीच में ही मिल रही है, और अगर आप फोर्थ कैपेसिटेंस को देखें वो भी आपके पास क्या हो गई, x और y के बीच में ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, सारी की सारी जो C है यानी कि कैपेसिटेंस है आपकी, ये आपकी पैरेलल में हो गई, राइट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C इक्विवेलेंट क्या लिखते हो, वो आपके पास हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। सो दैट मीन्स आपका 4 इंटू 16 ये आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 64 माइक्रोफेरेड, राइट। यहाँ पे 4 इंटू 16 इसलिए लिखा है क्योंकि 16 आपका 4 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। मीन फ्री पाथ ऑफ एन आइडल गैस इज 20 माइक्रोमीटर, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 20 माइक्रोमीटर। Then average speed of the molecule of the gas is 600 मीटर पर सेकेंड। तो v की जो वैल्यू है बच्चे वो आपको क्या दे रखी है, 600 मीटर पर सेकेंड। देन आपको सोल्व क्या फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको जो है वो फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी और टाइम का अगर रिलेशन देखें तो न्यू जो है आपका 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम ही निकाल लेते हैं। टाइम कैसे आएगा, स्पीड आपका, अगर मैं स्पीड की बात करूं, v जो है आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, तो टाइम जो है आपका यहाँ से डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस हमारा मीन फ्री पाथ यानी कि लैम्डा के टर्म्स में दे रखा है, और ये आपके पास v हो गया, राइट। ठीक है, तो इन वैल्यूज को अब आप पुट कर दीजिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोमीटर है तो 10 टू द पावर -6 कर देंगे यहाँ पे, और ये आपके पास क्या आ गया, 600 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 1
1/3 इंटू 10⁻⁻7 आ गया आपके पास, सेकेंड्स बोल सकते हो। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करें वो क्या हो जाएगी 1/t, तो सीधा से ये आपके पास 3 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज जो है आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार मैच कर लो, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 रोड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे जो 4 रोड्स हैं आपकी वो ज्वाइन कर रखी हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर आपके स्क्रीन पे होगी। कंबाइंड सिस्टम इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये जो स्पीड है आपकी ये x प्लस x डायरेक्शन में गिवन है। ठीक है, इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1/√2 टेस्ला, यानी कि जो b की वैल्यू है वो आपकी 1/√2 गिवन है। और अगर आप देखें क्रॉस साइन से इसको दिखाया गया है, तो इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शन भी लिखूं तो ये माइनस के कैप में यानी कि इनटू द पेज आपकी हो जाएगी। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन P एंड Q। ठीक है, तो ईएमएफ जो है यहाँ पे आपका मोशनल ईएमएफ की बात होगी। वो क्या होता है बच्चे, वो आपका VBL से आप लिखते हो। यहाँ पे आपका VBL तीनों की तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। यदि आपका V जो है आई कैप डायरेक्शन में है, B जो है K कैप डायरेक्शन में है, तो L आपका डेफिनेटली J कैप डायरेक्शन में होगा। राइट, तो इस तरीके से आपका L यहाँ पे आएगा, तो ये L तुमको चाहिए। तो इस L को फाइंड आउट करने के लिए इस फिगर में आपको थोड़ा सा इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये आपको लेंथ L दे रखी है, ये एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे अगर तुम इसको रीड्रॉ करो तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपके पास L हो गया एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी योर 45 डिग्री। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज गोइंग टू बी साइन 45। राइट, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आपके पास क्या है L है, और साइन 45 आपका 1/√2 होता है। तो ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो L/√2 आ गई। एंड नीचे वाली वैल्यू भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी L/√2, सेम प्रोसेस से। तो इसका मतलब ये जो L है ये आपके पास क्या हो जाएगा L/√2 प्लस में क्या हो गया L/√2। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L/√2। तो अगर तुम यहाँ से इसको कैंसिल करो, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो V आपको कितना गिवन था 10, B आपको कितना गिवन था 1/√2, और L आपके पास क्या आ रहा है 2 इंटू L/√2। राइट, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/√2 2। L की वैल्यू आपको क्या गिवन है, L की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर्स गिवन है। तो 10 सेंटीमीटर्स अगर आप लिखोगे 10 डिवाइड बाय 100 यहाँ से हो गया 1/√2। तो ये जो 2 और ये फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये 1 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल आ गया आपके पास 1 वोल्ट के इक्वल, तो आपका आंसर नंबर 2 यहाँ से करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द करंट इन एन AC सर्किट इज गिवन टू बी I इज इक्वल टू 100√2 साइन 100 पाई टी, और आपसे IRMS की वैल्यू पूछ रहा है। तो IRMS हमको पता है क्या होता है, वो होता है आपके पास I0/√2। तो I0 की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास 100√2, इसको डिवाइड कर लीजिए √2 से, तो ये आपके पास 100 आ गया। 100 एम्पियर्स इज गोइंग टू बी योर IRMS। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ω/2π। राइट, ओमेगा क्या होता है बच्चे, ओमेगा इज जो आपके पास साइन के अंदर जो वैल्यू है, दिस इज योर ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे अगर आप ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे विच इज योर 100 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, दिस इज गोइंग टू गिव यू 50 हर्ट्ज। तो 100 एम्पियर एंड 50 हर्ट्ज वन इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर विच इज थर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। A real object placed in front of a spherical mirror forms an image whose magnification is 1/3.
यहाँ पे आपका 1/3 है। तो m की जो वैल्यू है तुमको -1/3 गिवन है। हमको पता है मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन -v/u होता है, तो दिस गिव्स अस v इज इक्वल टू u/3। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास v है और यहाँ पे आपके पास u है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो ये लिख सकते हैं v माइनस यू आपके पास कितना है 30 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। अगर v की वैल्यू आप यहाँ से u/3 पुट कर दें और यहाँ पे आपके पास u ऑलरेडी है, दिस इज गोइंग टू बी 30, तो ये आपके पास -2/3 u इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ से u की जो वैल्यू है तुम्हारे पास 90/2 होगी, -90/2, एंड दिस इज गोइंग टू बी -45 सेंटीमीटर, और देयरफॉर b इज गोइंग टू बी 45/3, राइट। तो b की जो वैल्यू है वो -15 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। आपको क्या फाइंड आउट करना, फोकल लेंथ। तो मिरर्स के लिए फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/15, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये भी आपका नेगेटिव था और बीच में जो साइन आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये 1/45। तो जो एलसीएम है आपके पास वो 45 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 + 1, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू -2/45। सो दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 11.25 आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, राइट। तो f की जो वैल्यू है आपके पास -11.25 आ गई, एंड विच मेक्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछ रहा है कि डायपोल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड चार्ज 20 माइक्रोकूलम। तो एक डायपोल दे रखा है जिसकी जो लेंथ है वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर, और जो चार्ज है वो आपके पास 20 माइक्रोकूलम गिवन है। तो डायपोल मोमेंट लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, Q इंटू एल होता है। तो 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू में Q आ जाएगा, Q आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, राइट। तो ये आपके पास 400 इंटू 10⁻⁻8 आ गया, ठीक है। दिस इज योर डायपोल मोमेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थीटा जो गिवन है वो आपके पास 30 डिग्री हो गया। देन टॉर्क तुमको फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क का हमको पता है कि टो जो है वो PE sin थीटा होता है। हमको P मिल चुका है, थीटा मिल चुका है, अभी तक हमने E की बात करी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट शीट ऑफ द चार्ज डेंसिटी 200 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर चार्ज डेंसिटी दे रखी है डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ये सिग्मा है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया है। यूनिट से आपको पता चला कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो ये आपको गिवन है 200। और इन्फानाइट शीट की चार्ज डेंसिटी लिखनी पड़ेगी हमको, क्योंकि इन्फानाइट शीट की चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, शीट की होगी। और शीट हमको स्पेसिफिकली कंडक्टिंग नहीं दे रखा, तो शीट हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग। सो E इज गोइंग टू बी योर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, विच विल गिव E एज 200 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ये आपके पास 100 बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ से हमारे पास ये 400 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा था। E की जो वैल्यू आपके पास 100 बाय एप्सिलॉन नॉट आ रही है, और साइन 30 अगर पुट करोगे तो 1/2 हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है तुम्हें, अब देखो 10⁴ यहाँ से आ रहा है और 8 यहाँ से आ रहा है, तो 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, और ये यहाँ पे आपके पास 10⁻⁻4 हो गया। और 2 से अगर 2 कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻4 ये आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। तो अगर ये आपके पास
2 बाय एप्सिलॉन 10 टू द पावर -4 आ रहा है, तो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The next question says the longitudinal sound waves travel in 3 different gases, namely helium, methane, carbon dioxide. Mean temperature of 3 gases are equal. Then the ratio of the speeds in 3 gases will be. अब देखो यहाँ पे 3 गैसेस गिवन है जिनका जो टेम्परेचर है वो जो है आपको सेम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव फाइंड आउट करनी है। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो तुमको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई स्पीड का लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए? वो आपके पास गामा पी बाय रो हो जाएगा, या तो फिर अगर टेम्परेचर की टर्म्स में लिखा जाए आपके पास गामा आर टी बाय एम होगा। क्योंकि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब आर टी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर रेशियो तुम लिखोगे यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा बाय एम। तो हमको हर एक गैस का जो है आपको Cp बाय Cv का रेशियो चाहिए और मास चाहिए, ठीक है। तो मासेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ हीलियम बोलो। मास ऑफ हीलियम आपके पास कितना होता है 4, राइट। और गामा हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस, तो Cp बाय Cv इसके लिए 5/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मास अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो वो क्या होगा आपके पास, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का आपके पास क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 32 आ गया, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये आपके पास क्या हो गया 44। और अगर मैं गामा की बात करूं दिस इज योर डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस के लिए आपके पास गामा क्या हो जाता है दैट इज गोइंग टू बी 7/5, राइट। ओके, अब हम तीसरी गैस की बात करते हैं। उसका मास आपके पास क्या है CH4 है, ये मीथेन है। तो कार्बन का 12 + 4, तो इसका जो मास है वो आपके पास क्या हो जाएगा 16। और जो इसका Cp बाय Cv का रेशियो है वो आपके पास आएगा 4/3, राइट। तो अब इन सारी चीजों को इसके अंदर पुट करेंगे। लेट्स जस्ट से कि हम जो है रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, V ऑफ हीलियम इज टू V of carbon dioxide is to V of methane, ठीक है। तो अगर आप इन जो भी आपकी गिवन वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है गामा। सबसे पहले इसका पुट कर लीजिए 5/3 इंटू में आपके पास 1/4 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपके पास 7/5 इंटू में 1/44 हो गया इज टू, और मिथेन के लिए आपके पास क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ पे आपके पास ये क्या आ रहा है 1/16। तो अगर यहाँ से हम 4 हर एक जगह से अगर आप कॉमन ले लो, जैसे आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा √5/√3 इज टू, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा √7/√5। और अगर आप 4 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे 1/√11 हो जाएगा। तो उसको तुम यहाँ पे सीधा ही इसको 55 करके लिख दो, ठीक है। चलिए फिर अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा अगर 4 कॉमन लोगे तो ये आपके पास आएगा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे 4 हमने कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आएगा √3, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। लेकिन ऑप्शंस अगर तुम देखो तो हमारे पास 1/√3 है, लेकिन 1/√5 आ रहा है। अगर 55 वाला ऑप्शन देखो एक बार तो ये आपके पास √5 इज टू 1 √21/√25 आ रहा है। देखो अगर एक बार कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो क्या करते हैं हम √3 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या करते हो आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार। अगर √3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास √5 आ गया इज टू, यहाँ पे आपके पास √21/√55 हो जाएगा, फिर आपके पास ये 1 आ गया। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जहां पे √5 रेशियो 1 रेशियो √21/55 आ रहा है, ठीक है।
लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका असर्शन दे रखा है, क्या बोल रहा है, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द इंटेंसिटी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंक्रीज देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी में तुम कुछ भी करते रहो, पोटेंशियल पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंक्रीज्ड इंटेंसिटी रिजल्ट इन इंक्रीज्ड फोटो करंट। करंट जो है आपका, फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डेफिनेटली डिपेंड करता है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका ए आपका करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट नहीं है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज फिल्ड विद वाटर देन परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज। ठीक है, अच्छा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास एन वी बाय 4L होता है। अगर एन की वैल्यू आप 1 पुट कर दो तो ये आपके पास वी बाय 4L हो जाएगा, राइट। ये एयर कॉलम की, जो एयर कॉलम आपका होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये। अब यहाँ पे इसने बोला कि मान लीजिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आपका इस तरीके से है और ये बोल रहा है कि 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज क्लोज्ड is filled with water, यानी कि 1/5 of the volume of this closed organ pipe is filled with water। let's just say कि इसका इतना सा वॉल्यूम जो है वाटर से तुमने भर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास 1/5 ऑफ द वॉल्यूम। जो एयर कॉलम बनेगा वो रेस्ट ऑफ 4/5 से बनेगा, जो एयर कॉलम बनेगा आपका वो रेस्ट 4/5 लेंथ से बनेगा, समझ रहे हो। 1/5 जो एल था वो तो तुम्हारा वोटर ने फिल कर लिया, बाकी का जो एयर कॉलम है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी या फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी साउंड की, वो किसकी वजह से मिलती है, एयर कॉलम की वजह से मिलती है। और वो किसकी वजह से बन रहा है, 4/5 लेंथ की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम जो अब एफ डैश है वो हमारे पास क्या हो गया, v बाय 4 L डैश। तो यहाँ पे v बाय 4 और L डैश क्या है बच्चे आपके पास, वो 4/5L है। तो दिस इज गोइंग टू बी 5v बाय 16L। तो यहाँ पे अगर मैं 5/4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v/4L। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये आपके पास f हो गया, तो ये आपके पास 5/4 f की टर्म्स में आ गया, राइट। तो f डैश की जो वैल्यू है आपके पास क्या हो गई, 5/4 f। अब हमको चाहिए परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आप बोलोगे कि मैम डेल्टा एफ डैश बाय एफ होगा, तो इस इनटू में 100 भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास एफ डैश माइनस एफ डिवाइड बाय एफ इनटू में 100। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए। जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ डैश है आपके पास 5/4 एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया, क्या हो गया 1/4 एफ और डिवाइड बाय एफ, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास 0.25 आ गया। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट i इज इक्वल टू, आई की आपके पास वैल्यू दे रखी है कुछ इस तरीके से, तो i आपको दे रखा है 0.02t प्लस में 0.01। तुमसे पूछ रखा है चार्ज निकालना है, तो आपको पता है i आपके पास क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो दिस इम्प्लाइज dq जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास i dt होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और लिमिट्स आपकी टाइम की कहाँ से दे रखी है, t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम की जो लिमिट्स है 1 to 2 हो जाएगी। तो फटाफट इसको एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो q की जो वैल्यू है वो क्या आएगी बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ 0.02t
प्लस में क्या हो गया तुम्हारे पास 0.01 ओवर ये क्या हो जाएगी dt। सो दिस इम्प्लाइज 0.02 टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस में क्या होगा 0.01 टी और लिमिट्स आपकी क्या हो जा रही है 1 से 2 तक। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूं, ये आपके पास आ गया 0.01, लिमिट्स पुट करेंगे, सबसे पहले 2 पुट करो टी स्क्वायर में, तो 2 स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, माइनस अगर 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ गया, प्लस में क्या हो गया 0.01 टी है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या हो गया 0.03 प्लस ये हो जाएगा 0.01। सो दिस इम्प्लाइज योर Q इज इक्वल टू 0.04 कुलम्स। ये आपका आंसर आ रहा है। तो आंसर नंबर 1 आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। तो अगर मैं शुरू से शुरू करूं, हमको पता है जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया जाए तो फोर्स को आप फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिख सकते हो dp बाय dt लिख सकते हो। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस डिफ्रेंसिएशन को मैं बाहर ले लूं r बीइंग द कांस्टेंट, तो आप इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हो क्या, क्योंकि अगर आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर, हम r को कांस्टेंट ले लेते हैं और p का करेंगे तो आपके पास dp बाई dt आ जाएगा, राइट। और अगर हम p को कांस्टेंट ले लें यानी कि एज इट इज ले लें और r का डिफ्रेंसिएशन करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आपको 0 मिल जाएगा। तो ये दोनों जो हैं आपकी सेम थिंग्स हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन टॉर्क जो है एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है, तो ये जो है ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है, तो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका जो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, टू सिंपल पेंडुलम्स with amplitude theta 1 and theta 2 having lengths of string L1 and L2 respectively, choose the correct option if the maximum angular accelerations are same। अच्छा, मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो दोनों के दोनों जो आपके पास पेंडुलम दे रखे हैं उनकी जो मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन है वो इक्वल है, वो यहाँ पे हमने इक्वल रख दी। तो अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर थीटा 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव साइन, और ओमेगा की अगर तुम वैल्यू देखो सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा आपके पास अंडर द रूट जी बाई एल होता है, और ओमेगा स्क्वायर अगर करोगे ये आपके पास क्या हो जाएगा जी बाई एल हो जाएगा। तो ओमेगा 1 के लिए जी तो दोनों में कांस्टेंट आएगा, तो ओमेगा 1 के लिए जी बाई एल 1 पुट कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया थीटा 1, और ओमेगा 2 के लिए आपके पास जी बाई एल 2 पुट कर देते हैं और ये आपके पास क्या हो जाएगा थीटा 2। तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा 1 इंटू एल 2 इज इक्वल टू थीटा 1 सॉरी थीटा 2 इंटू एल 1। ये एक्सप्रेशन आपका आ रहा है, तो एक बार मैच कर लो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m kg एज शोन इन द फिगर इज कनेक्टेड टू टू स्ट्रिंग्स इस तरीके से एज शोन। ठीक है, T1 इज इक्वल टू रूट 3T2, यानी कि T1 जो है आपके पास क्या दे रखा है रूट 3T2 गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एंगल, तो ये आपका एंगल अल्फा होगा, एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपको कुछ अल्फा बीटा के टर्म्स में गिवन है और टेंशन आपको एक फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो आपकी टेंशन T1 है वो इस तरीके से लग रही है, T2 जो है आपकी इस तरीके से लग रही है। एक बार अगर हम इसको रिजोल्व करें तो यहाँ पे आपके पास T2 आ जाएगा और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगेगा, ये आपके पास T1 हो गया।
ठीक है। अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बीटा, राइट। तो ये जो है इधर की तरफ T1 कोस अल्फा हो गया, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा T2 कोस बीटा, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेंगे ये दोनों के T1 और T2 दोनों के क्या हो जाएंगे साइन कंपोनेंट। तो T1 साइन अल्फा, और ये आपके पास क्या हो गया T2 साइन बीटा। इतनी चीज क्लियर होती है डायग्राम से, इतनी चीज समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब हमको जो चीजें गिवन है उनको अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इधर की तरफ इक्विलिब्रियम सेटअप करूं तो T1 कोस अल्फा जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है T2 कोस बीटा के इक्वल, ठीक है। और T1 जो है हमको √3 T2 गिवन है, उसको हमने पुट कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा T2 कॉस बीटा, राइट। तो T2 से T2 कैंसिल कर देते हैं, ये आपके पास क्या आ रहा है √3 इज इक्वल टू कोस बीटा बाय कोस अल्फा, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनको एक बार कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कैसे करेंगे, आप वैल्यूज पुट कीजिए कोस अल्फा, और गिवन जो वैल्यूज हैं अल्फा एंड बीटा की उनको इसके अंदर पुट करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि किससे आपका √3 बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 ही ट्राई करें तो cos 60 क्या होता है, cos 60 आपके पास 1/√2 हो गया, सॉरी दिस इज सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास क्या दे रखा है बीटा इज इक्वल टू कोस 30, तो कोस 30 आपके पास क्या हो जाता है √3/2, और अल्फा आपको अल्फा आपको 60 दे रखा है, तो कोस 60 आपके पास क्या हो जाएगा 1/√2, तो यहीं से आपके पास क्या हो गया √3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज योर 60 डिग्री एंड बीटा इज योर 30 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी में से जो है आपका करेक्ट आंसर एक बनेगा। अब हमको T1 या T2 की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि कौन सी वैल्यू आपकी mg/2 की टर्म्स में आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो y एक्सिस में आपके पास इक्विलिब्रियम बन रहा था उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर y एक्सिस में लगाएं तो T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, नीचे जो फोर्स लग रही है वो आपकी सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है विच इज योर mg, राइट, mg के इक्वल हो गया। तो T1 की जगह मैं क्या पुट कर लेती हूँ √3 T2 साइन अल्फा साइन 60, हमने अभी जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करी है, और T2 आपके पास एज इट इज रहेगा साइन बीटा यानी कि साइन 30, ये दिस इज इक्वल टू mg। T2 कॉमन ले लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू पुट करो, साइन 60 आपके पास क्या हो जाता है √3/2 प्लस साइन 30 1/2, दिस इज इक्वल टू mg। तो T2 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2, सो दिस इम्प्लाइज ये आपके पास क्या हो गया 4/2 इंटू T2 इज इक्वल टू mg। सो दिस इम्प्लाइज T2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया mg/2। समझ में आई ये बात, T2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है mg/2, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये गिवन है आपको, इस प्लेस बिटवीन दी टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट्स, ये शीट दे रखी है विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस तरीके से आपको दे रखी है, ठीक है। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ABCD, पॉइंट A इज इन द मिडल ऑफ टू शीट्स। ठीक है, ये अभी मिडल में थोड़ा सा लग नहीं रहा, अगर आप इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर दो तो ये मिडल में, चलिए मान के चल लेते हैं कि दिस इज इन द मिडल ऑफ टू शीट्स। अगर आपका पॉइंट ए मिडल ऑफ टू शीट्स है तो मान लीजिए अब ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2, और ये जो पॉइंट है लेट्स जस्ट से कि ये आपका सेंटर में है, समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है।
अगर आपका ये जो पॉइंट है सेंटर में है, तो ए की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो अवे लगेगी, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस में, और जो 2 की वजह से लगेगी वो लगेगी माइनस एक्स एक्सिस में। ठीक है, और हमको पता है दोनों जो प्लेन शीट्स है उनकी वजह से E1 और E2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि शीट की वजह से ए पे जो फील्ड लग रही है वो क्या लग रही है, 0 लग रही है। तो यानी कि ए पे जो फील्ड आएगी वो सिर्फ स्फीयर की वजह से आएगी, और स्फीयर के बाहर जो फील्ड होती है वो क्या होती है बच्चे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। या तो फिर अगर रो के टर्म्स में तुम्हें याद हो तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एनी हाउ इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आती है? ठीक है, अब बी की बात कर लेते हैं। बी के लिए आपके पास क्या हो रहा है, बी के लिए आपके पास ये फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी और वो वाली जो फील्ड है उसकी वैल्यू समवट लेस रहेगी। ठीक है, लेकिन बी के लिए भी जो आपके पास स्फीयर की वजह से आएगी वो क्या होगी, अगेन इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। लेकिन आर की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो? आर की वैल्यू मतलब तुम ये लिख सकते हो आर ए इज लेस देन आर बी, तो इसका मतलब ई ए जो है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ई बी। ये समझ में आया? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप था, तो इसका मतलब ई ए जो है ई बी से बड़ा आ रहा है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई करेक्ट आंसर आपका बन सकता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं ईसी और ईडी के बारे में। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पे आप देख लो दोनों शीट से बिल्कुल सेम दूरी पे रखे हैं ईसी एंड ईडी, लेकिन स्फीयर से अलग अलग डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो डेफिनेटली इतना हमको क्लियर हो गया कि ईसी और ईडी जो है वो बराबर तो नहीं होंगे। समझ रहे हो? भले ही शीट से सेम दूरी पे रखे हैं, लेकिन स्फीयर से अलग अलग दूरी पे होने की वजह से जो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू ए बी बार सी प्लस ए बार सी बार। ठीक है, कैन बी रियलाइज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ गेट कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि किन किन गेट्स को यूज करके आपका ये आउटपुट मिल सकता है। अब देखो, इसको बुलियन एक्सप्रेशन आपको जो दे रखा है उसको हम सोल्व नहीं कर सकते फर्दर, ये आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, इसी से गेट्स बनाने की कोशिश कर लेते हैं। पहले तीन जो आपको यहाँ से पहले एक्सप्रेशन को देख के तुमको समझ में आ रहा है कि 3 इनपुट लगेगा और सब मल्टीप्लिकेशन में, तो एक एंड गेट आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंड बना लेते हैं। यहाँ पे ए इनपुट दिया, बी बार जा रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट गेट लगा दिया, इसको मैंने बी दे इनपुट दे दिया, और यहाँ पे आपके पास एक सी जा रहा है तो इसको मैंने सी इनपुट दे दिया। अब ये जो एंड गेट है दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली आपके पास प्लस साइन आ रहा है, तो ये एक और गेट के अंदर जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, उस और गेट में एक और आपका एंड गेट से जा रहा है। किससे जा रहा है? एंड से जा रहा है, क्योंकि बच्चे वो मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए मैंने एक एंड गेट बना दिया। अब इस एंड गेट पे जो इनपुट्स हैं वो देखो किस तरीके के आएंगे। इस एंड गेट पे इनपुट आ रहा है आपके पास ए बार, यानी कि ये ए इनपुट आपके पास आएगा, लेकिन यहाँ पे तुमको एंड पे दूसरे एंड गेट पे भेजने से पहले एक नोट गेट लगाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? सी बार, तो इसका मतलब सेम गोज फॉर सी। ये तुम्हारा क्या हुआ? सी बार हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा ए बार हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी बार हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब देख लो फाइनल आंसर क्या बनेगा। समझ में आया ना कैसे किया? ये 3 इनपुट्स थे वो हमने पहले एंड पे लगा दिए, फिर हमको एक प्लस साइन दिखा इसलिए हमने एक और गेट लगा दिया, क्योंकि और आपका प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास 2 इनपुट फिर से मल्टीप्लिकेशन में थे तो हमने एक और एंड गेट बना दिया। ठीक है, चलिए तो फटाफट देख लेते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो सकता है।
1 3 इनपुट एंड गेट, ठीक है, ये रहा हमारा 1 3 इनपुट एंड गेट, राइट। चलो 3 नोट गेट्स, जितने भी हमने नोट गेट बनाए एक बार उन्हें चेक कर लो, 1 2 3, ये भी हमारी रियलाइज हो गई। 1 2 इनपुट और गेट, अच्छा 2 इनपुट्स आ रहे हैं, ये और गेट वाला भी अपना सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। 1 2 इनपुट एंड गेट, ये रहा आपके पास सेकेंड एंड गेट और 2 इनपुट्स ही आ रहे हैं, तो आई गेस इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ही जो है करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। क्या किया है, इस एक्सप्रेशन के लिए हमने गेट डिजाइन कर लिया किस तरीके से बनेगा, एंड ऑप्शन से मैच कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है भाई, अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम सेम हाइट ऑन अ सफिशिएंट रफ इंक्लाइंड प्लेन, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स व्हेन दे रीच द बॉटम। अच्छा, तो स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और वो एक सेम हाइट से नीचे फेंके गए हैं, रिंग और सॉलिड। तो अगर मैं न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज करूं, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एच मान लेते हैं। अगर वो रेस्ट से फेंके गए हैं तो ये आपके पास अल्टीमेटली 2ah के इक्वल हो जाएगा, तो v की जो वैल्यू है वो अंडर द रूट 2ah हो जाएगी, राइट। v जो है तुम्हारे पास क्या हो गया, 2ah। अच्छा, क्योंकि सेम हाइट से फेंके गए हैं तो इसका मतलब v इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट a आ गया, ठीक है। अब आपको इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और रोलिंग के केस में, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के केस में आपका एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करो, रिंग का जो है एक्सेलरेशन निकाल लो। जी, थीटा चाहे इंक्लाइन प्लेन का कुछ भी हो तो साइन थीटा ही रहेगा न्यूमिरेटर, 1 प्लस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम जो है परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, जी साइन थीटा बाय, ये कैंसिल आउट हो गए, 1 प्लस 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, ठीक है। आगे बढ़िए, अब हम किसकी बात करेंगे, सोलिड स्फीयर की। तो सोलिड स्फीयर के केस में बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा जी साइन थीटा एज इट इज आ गया, 1 प्लस क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको क्या मिल गया एम आर स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी जी साइन थीटा बाय, अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7/5, क्योंकि एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस 2/5, तो उसको ऐड कर लो 7/5। अब हमारे पास हमको पता है कि दैट v इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट a। तो v रिंग बाय v सॉलिड स्फीयर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अंडर द रूट a रिंग बाय a सॉलिड स्फीयर, राइट। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करो, तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज को पुट करूं तो आपके पास क्या आ रहा है, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7/5। तो g साइन थीटा से g साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, जो v रिंग बाय v सॉलिड स्फीयर कर रहे थे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, v रिंग का बच्चे जो आया था वो आपके पास हो रहा था 1/2, और जो आपके पास सॉलिड स्फीयर का आया था सी, जी साइन थीटा को कैंसिल आउट करने के बाद वो आपके पास इस तरीके से बच गया था 7/5, राइट। तो अगर तुम देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 7/5 डिवाइडेड बाय ये हो गया तुम्हारे पास √2, तो दिस इज गोइंग टू बी अंडर द रूट 7/10। तो जो x की वैल्यू है वो तुमको यहाँ से 10 मिल